हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस के एग्जाम्स के लिए हिंदी भाषा का पेपर दिया था और आप लोगों को आंसर लिखने के लिए बोला था कि आप इसे हमारे नंबर पर सेंड करना, व्हाट्सअप करना। काफ़ी लोगों ने आंसर भी भेजा है और कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा भी है और ज़्यादातर लोगों का वीक है। तो गाइस, मैंने बोला था आपको कि आपको इसे A4 साइज पर लिखना है लाइन खींचकर, लेकिन बहुत सारे लोग शायद समझ नहीं पाए। आपको मैंने कहा था कि A4 साइज का ऐसे पेपर लेना है, ठीक है। 1.5 इंच इधर छोड़ देना है, लगभग इधर भी लगभग 1.5 इंच खींच दो और बीच में यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। ये लगभग आयोग की कॉपी के जैसा बन जाएगा। इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आयोग की कॉपी में बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि लाइनिंग वाली कॉपी पर लिख दिया। और लाइनिंग की, चलो एक बार उन्होंने कमेंट किया था कि उनके पास नहीं है, 2-3 लोगों ने लिखा है, 4 लोगों ने लाइनिंग वाली कॉपी पर। तो उन्होंने बोला है कि उनके पास नहीं थी, कोई बात नहीं, एक आध बार हो सकता है। देखें, लेकिन कोशिश आप प्लेन पेज पर करना। अगर आप प्लेन पेज पर नहीं कर रहे हैं कोशिश, तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, लाइनिंग वाली पे तो आपको पता है कि सीधी लाइन है, सीधा लिख लोगे। प्लेन पेज पर अगर सीधा जाकर आप आयोग की कॉपी में लिखोगे तो कभी कभी तो लाइन ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। वहां लाइन आपको नहीं मिलेगी, वहां प्लेन पेज मिलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना उसी पे ही। तो काफी लोगों ने आंसर जो लिखे हैं कुछ अजीब तरीके के लिखे हैं। जो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ ले पहले, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं तो वो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ ले, फिर उसका आंसर लिखें। कुछ के जो सेंटेंस बनाने थे, वाक्य बनाने थे, वो तो बड़े अजीब बन गए, कुछ के बहुत गलत बन गए। तो मैं ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। जिस नंबर से, जिस जैसा लिखने से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ लिख देंगे और कोई नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो साथ साथ चलते चलेंगे। देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए जाएंगे, कुछ जहां लोगों को बहुत मेन मेन प्रॉब्लम हुई है वही टॉपिक में समझाऊंगा। मेन प्रॉब्लम हुई है, ज्यादातर लोगों ने वैश्वीकरण और भारत पर निबंध लिखा है और लेटर में उन्हें प्रॉब्लम हुई है, लेटर नहीं वो लिख पाए। और इसके बाद प्रेस राइटिंग सभी ने करने की कोशिश की है, चलो अच्छा किया, कोशिश की। तो इसके बाद जो कुछ ग्रामर का पार्ट है, इसमें भी प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ 3 लोगों ने ही पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, बाकी लोगों ने बहुत कम दिए हैं। कुछ लोगों के हालांकि आने बाकी है। देखे, आपको मैंने दिए थे 3 दिन, हालांकि 5 दिन आपके पास, ये वीडियो बाद में देखना। तो आप क्या कोशिश करना, आपको पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ तो चलो प्रैक्टिस है, आप छोड़ दोगे। इसलिए मैं कह रहा था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, वो तो आपकी मर्जी है करनी ना करनी। टेस्ट सीरीज से आपको एक माहौल मिलेगा। और जिन लोगों ने ये नहीं किया पहले, तो हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं। इसी का क्रैश कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने नंबर भी बताया था आप लोगों को पहले, हालांकि नंबर हमें बताना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन लिख ले जो लोग टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। 9411351986, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं वो पिछली वीडियो देख लें और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे अपना आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए, पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसका पहला भाग क, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य निर्मित कीजिए, ठीक है। इसमें कई लोगों के प्रश्न थे कि ये जो वाक्य निर्माण करना है, कि एक वाक्य बनाना है और 5 शब्दों का उसमें यूज करना है, यानी कि एक ही वाक्य बनना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग 5 शब्द लेने हैं, उनके अलग अलग 5 वाक्य बनाने हैं, यानी वाक्य में उनका प्रयोग करना है, जो सेंटेंस बनाने हैं। जैसे अदृष्ट का अलग बनेगा, अकाल का अलग बनेगा, अबेर का अलग बनेगा, ठीक है। एक नंबर का एक होगा, आपको 5 नंबर मिलेंगे, इतना ध्यान रखिए। मैंने तभी बोला था, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, ऐसा कुछ था। हालांकि जो भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, अलग अलग बनेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने अजीब ही इनके सेंटेंस बना दिए। देखिए, पहले ना आप शब्द को आप मीनिंग समझिए, उसके बाद उसका सेंटेंस बनाएं। अगर आप इसमें सारा ही गलत बना देंगे, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ देंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना।
इससे आपका जो अगर बाद में आपने पेपर सही किया हुआ होगा तो एग्जामिनर पर यही नेगेटिव इफेक्ट हो गया, वो आपको सीरियस नहीं लेगा, आपकी कॉपी बस ऐसे ही ले देकर चेक करेगा। ठीक है। कुछ लोगों ने 2-4 जो बनाए हैं जो बहुत ही गलत है, उनके मैं नाम तो नहीं लूंगा, हालांकि लोगों ने नाम भी लिखे, जो आंसर लिखता है वो अपनी कॉपी में नाम जरूर लिख दें। एक ने अकाल का बनाया है कि अकाल में इस बार आम की फसल नहीं आई, तो बिहार में अकाल की स्थिति है। अब बताओ, केवल आम ना आने से अकाल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अकाल का आने का मतलब है कि बारिश नहीं हो रही, फसल सब बर्बाद हो गई, सब कुछ सूखा सूखा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसे अकाल बोलते हैं। इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हमारे चैनल पर मैंने 10-12 करीब वीडियो बनाई हुई है, इन जो मीनिंग शब्द दिए हैं आपको, वो सभी वीडियोज आप देख लें, आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है। पहले मैंने शब्द लिखे हैं, उसके बाद ब्रैकेट में अर्थ लिखा है, सामने उनका वाक्य में प्रयोग लिखा है, कैसे आप कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। और हम यहाँ देखेंगे कि आपको टारगेट बनाना है पूरा ना। जो लोग हिंदी मीडियम है जिनका, तो जो कंफर्ट करते हैं हिंदी में, उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, तो वो अपना टारगेट अभी से बना सके। किस पार्ट में, भाग में कितना आपको टारगेट रखना है मैं बताऊंगा। देखिए, मैं आपको हवा में नहीं चढ़ा रहा कि आपको बिल्कुल भी हवा में चढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इतना टारगेट आपको रखना चाहिए। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन, यहाँ आपको 4 नंबर का टारगेट रहना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं ख। यहाँ मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखना है और सामने वाक्य में प्रयोग लिखना है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। देखिए, जो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं, हालांकि बहुत टाइम है इसमें, 4-5 महीने आपके पास आराम से कर सकते हैं। जो जीरो से शुरू कर रहे हैं वो भी आराम से इसे निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सीरियस लगना है। अब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको ये पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, भले ही सीधी लाइन खींच दो, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ोगे। हालांकि कुछ ने, एक कॉपी आई है, उन्होंने अपने फोटो खींचा है, कुछ में तो उन्होंने लाइन ही खींच दी, उन्होंने 50% से भी कम अटेम्प्ट किया है, सभी क्वेश्चन लिखे हैं, लाइन खींच दी, लेकिन वो उन लोगों से अच्छे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। उन्होंने कम से कम लाइन खींचा तो क्वेश्चन तो पढ़ा होगा ना, तो इसलिए आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। देखिए, ये है मुहावरे लोकोक्तियां, और अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। इसमें भी कुछ 2-4 जो लोग थे उन्होंने गलत लिखा है यहाँ, जैसे बोल 2 नाव पर पैर रखना, उन्होंने बोल दिया कि खतरे में पड़ना, ये गलत है। जो यहाँ आपको शब्द दिया रहता है वो इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है ना उसका, ये तो केवल आपको सांकेतिक मीनिंग रहता है, सांकेतिक शब्द रहते हैं। ठीक है। 2 नाव पर पैर रखने का मतलब होता है आप बिल्कुल क्लियर कंडीशन में नहीं हो, आप सोचते हो कि मुझे ग्रुप सी करना है या मुझे पीसीएस करना है, क्या करना, आप अस्पष्ट स्थिति में हो। ठीक है, ये इसका मीनिंग रहता है, अस्पष्ट स्थिति या क्लियर ना होना, स्थिति का स्पष्ट ना होना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ऐसा रहता है। तो आपको इसमें से 5 शब्द, जैसे किसी ने लिखा मुंह में घी शक्कर, इसमें 2 ने अपना कमेंट लिखा था कि मीठा, मुंह में मीठा होना, इसका ये मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है ऐसा ही हो। अब तुम्हें कोई कहे कि इस बार तुम्हारा समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हो जाए, आप कहोगे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, आप क्या समझ रहे हो, उसका मीनिंग क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि ऐसा ही हो, तुम जैसा कह रहे हो ऊपर वाला ऐसा ही सुन ले, इसका मीनिंग होगा ऐसा ही हो। ठीक है। ऐसे ही इसमें जो 5 के अर्थ लिखने हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियो में दिया है, आप सभी वीडियोस बहुत बिना कोई स्किप किए बहुत ध्यान से पढ़ ले, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, वहां से देख लें। यहाँ पे आपका टारगेट 4 क्वेश्चन का होना चाहिए, 4 क्वेश्चन आपके सही हो। देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन है, सेंटेंस बनाना है, ये मैथ की तरह होंगे, या तो आपको 1 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपको ज्यादा फायदा होगा, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आप जैसे ऐसे अगर अच्छा लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, जैसे प्रेस राइटिंग करोगे वहां नंबर और ऐसे में नंबर कटने के चांस ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी 5 शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखे। ये काफी लोगों ने सही किए हैं, बहुत लोगों ने सही किए। मैं तो कहूंगा कि आपके 5 ही आ जाए तो अच्छी बात है, तो यहाँ भी आप 4 का टारगेट बनाना। ठीक है, आप मान के चलना कि आपके यहाँ 4 होना चाहिए। तो इसे देख लेना। जैसे स्नेही है, कुछ लोगों ने स्नेही का गलत लिख दिया, स्नेही का बच्चा कर दिया, बच्चा नहीं होता, स्नेही का प्रेमी होता है। ठीक है। फणींद्र का कोबरा नहीं होता,
हालांकि कोबरा आप लिख सकते हैं, लेकिन शेषनाग अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पढ़ लेना आप, शब्द यह है। इसके लिए बात नीचे देखते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये भी बहुत लोगों ने सही किए हैं, बहुत लोगों के गलत भी हुए हैं। यहाँ भी आपका टारगेट 4 होना चाहिए। देखिए एक एक शब्द में आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हैं। ये शब्द आपको हमारी वीडियोज में मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। और जो लोग टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या फिर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, वो जल्दी अपना नाम पता बता दें। नंबर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वहां से आप नंबर देख लें, वो आप नाम लिखवा लें अपना, बता दें, क्योंकि ये मिनिमम रहेगा। मिनिमम अगर हमारे पास 15 लोग तब तक किसी कोर्स में नहीं होंगे, वो शुरू नहीं होगा। 10 12 सॉरी 12 14 15 के आसपास लोग, तो आपको देखना है। अब आते हैं निबंध पे, ठीक है। निबंध है 750 शब्दों में। निबंध यहाँ पूरा तो लिख के नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। जो आयोग में निबंध लिखे जाते हैं या किसी में भी, उसमें रहते हैं निबंध विश्लेषणात्मक, ठीक है। किसी भी चीजों का हम विश्लेषण करते हैं। अब विश्लेषण क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे एक अलग वीडियो बनी है, देखते हैं। वो चैनल पर प्ले नहीं हो रही शायद, या प्ले होने लगी होगी, इसकी सेटिंग देखी थी, आप वो वीडियो देख लेना। उसमें बताया है कि विश्लेषण या वर्णन क्या कैसे होता है, क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने लिखा है वैश्वीकरण और भारत, ठीक है। महिला सशक्तिकरण एक सपना, इस पे 3 लोगों ने लिखा है। न्यायिक सक्रियता पर कोई नहीं लिखा है। अर्थव्यवस्था और श्रमिक पर लिखा है। यहाँ मैंने बोला कि अर्थव्यवस्था और श्रमिक, आपने इसमें कोरोना घुसा दिया, पूरा कोरोना का वर्णन कर दिया इसमें। आप बताओ कोरोना एक कारण है, लेकिन अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का क्या योगदान है, श्रमिकों के जीवन के लिए अर्थव्यवस्था कैसे यूजफुल है, विज्ञान का योगदान इस पे किसी ने नहीं लिखा, ठीक है। देखिए निबंध का विषय आप चूज कर सकते हैं, और जैसे सभी सीनियर्स मानते हैं, सिलेक्टेड लोग मानते हैं कि आप निबंध, देखिए निबंध शायद 40 नंबर का है, मैं भूल गया कितने का है, 40 का ही है। तो आप 40, तो आप जैसे निबंध का चयन आप ऐसा करें, आप टॉपिक देख लें कि इस पे सभी लोग जब लिखेंगे निबंध, तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता है, ठीक है। ये सीनियर लोग और सिलेक्टेड लोग बताते हैं, जो आईएएस में है, पीसीएस में, उन सब क्या है। तो हमारे तो अड़ोस पड़ोस में सब वही है, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर से हूँ, दिल्ली से। तो वो बताते हैं कि आपको चयन थोड़ा अलग सब्जेक्ट का करना चाहिए, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आपको जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट का चयन करो, कम से कम कुछ तो नंबर मिलेंगे। आपको वैश्वीकरण के बारे में इतना ही पता है, और न्यायिक सक्रियता के बारे में या विज्ञान का योगदान के बारे में इतना ही पता है, तो आप क्या करना, मेरे हिसाब से विज्ञान का योगदान या न्यायिक सक्रियता का चयन करना, ठीक है। तो आपको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आप अलग एग्जामिनर के सामने आप उसे अलग चीज दोगे तो वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। और जब भी निबंध लिखो, उसमें आपका शब्दों का क्रम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपके विचारों का क्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहले थोड़ा बताएं, फिर कहीं और से बताएं, कुछ और बताएं, मतलब कोई कंटिन्यूटी ना हो, आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, जो हॉलीवुड मूवी देखते हैं, हॉलीवुड की मूवी में क्या होता है, उसकी स्टोरी में कंटिन्यूटी होती है। अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो आप उसे पूरी ही देखते हैं। ज्यादातर मूवी में होता है, कुछ हो सकती है, तो ऐसा ही होता है आंसर आपका निबंध। निबंध में असल में व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा झलकता है, उसका व्यक्तित्व दिखता है उसमें, वो कैसा सोचता है चीजों के बारे में, उन्हें किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है उन्हें। तो अगर व्यक्ति पूरा उसके एग्जामिनर के सामने नहीं, लेकिन वो अंदाजा लगा लेता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का चीजों के बारे में सोचता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है वैश्वीकरण और भारत, वो वैश्वीकरण के बारे में तो जानते हैं थोड़ा, और भारत के बारे में तो जानते ही हैं। अगर ये टॉपिक आया है तो इसका कुछ आने का रीजन रहता है हर टॉपिक का, कि वो आया क्यों है। देखिए निबंध लेखन के लिए 6 या 7 आपको टॉपिक तैयार करने, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं तैयार करने, उसका ही मटेरियल इकट्ठा करना है। वो हमारी जैसे क्रैश कोर्स की क्लासेस होगी, उसमें सारी चीज समझा दी जाएगी, क्या क्या चीज आपको इकट्ठी करनी है। तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि पूरा का पूरा निबंध वैश्वीकरण पर लिख दिया, और कुछ ने भारत का तो चलो थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन भारत का जितना होना चाहिए इतना नहीं। वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव भारत पर दिखा दिया। भारत ने भी तो वैश्वीकरण को, विश्व को कुछ दिया है ना।
वैश्वीकरण की अवधारणा किसने दी थी? वैश्वीकरण की अवधारणा सबसे पहले भारत में ही है। यहाँ की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, धरती एक परिवार है। तो ये वैश्वीकरण की अवधारणा तो भारत ने ही बहुत पहले बता दी थी। और फिर भारत ने अगर वैश्वीकरण का थोड़ा, चलो इधर देखते हैं इसका योगदान। पहले निबंध का देख ले, आपके मिनिमम नंबर 40 का है तो आपको कम से कम भी इसमें 30 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, ये आप टारगेट बनाओ। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करना, हो सकते हैं इतने, अगर आप अच्छे से सोच लें। तो इसे देखते हैं, इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब वैश्वीकरण और भारत पर आपको लिखना है। ठीक है, निबंध जब भी लिखो, निबंध का पहले रफ मटेरियल आपको तैयार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाओ और बैठो और लिखना शुरू। अगर ऐसे लिखोगे आपके गलती के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप हर सब, जैसे आप क्रैश कोर्स होगा, आपको पूरे पेपर का समय डिवाइड करना बताएंगे, आपको किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है। ठीक है, समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ये मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह है वैश्वीकरण और भारत। अगर वैश्वीकरण की भी ने भारत को कुछ दिया है तो भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ दिया है विश्व को। वैश्वीकरण का मतलब होगा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पूरे विश्व का एक दूसरे से जुड़ना। हालांकि बहुत विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है, सब लोग अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं। तो लेकिन इसकी परिभाषा में अगर आप शॉर्ट करोगे तो परिभाषा का मतलब होगा यही। वैश्वीकरण को मानते हैं कि भारत में वैश्वीकरण 1991 के बाद से मानते हैं, जब भारत खुला था तो वैश्वीकरण को खुलेपन की व्यवस्था मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताया इसे। तो जब आप शुरुआत करोगे किसी भी निबंध की, आप किसी कोटेशन से करते हो, इसी से कर सकते हो वसुधैव कुटुंबकम। आप इन्वर्टेड कॉमास में से लिखो और ये लिखो वसुधैव कुटुंबकम, नीचे लिख दो धरती एक परिवार, पूरी धरती एक परिवार है। इसके बारे में आप लिखो कि भारतीय संस्कृति ने बहुत पहले ही वैश्वीकरण की अवधारणा दे दी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि पूरी धरती एक परिवार है। तो यहां से आप लिखते लिखते इसे शुरुआत करोगे। तो ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या अपनी तरफ से कोई कहानी बना सकते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव को देखते हुए। कोरोना को लेकर बना सकते हैं। तो एक कहानी आप लिखोगे, कोरोना से ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। उसके बाद ये कह दोगे आप विकासशील देशों के पाप, अगर विकसित देशों के पाप विकासशील देशों को भरने पड़ रहे हैं। यही है, इसमें ही एक जो बुराई और अच्छाई के रूप में आया वो था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की ही देन ये कोरोना महामारी जैसी है। तो ऐसा करके आप एक कहानी बनाओगे और इसमें ये 2-4 लाइन डालोगे और इसे फिर प्रूव करना शुरू कर दोगे। हालांकि बाद में मैं सोच भी रहा हूँ कि इस पे एक निबंध लिखकर आप लोगों को दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब देखते हैं ये तो इतना इंट्रोडक्शन आप कैसे शुरुआत करते हो। एक कहानी लिखकर शुरुआत कर सकती हूँ, कोई कोटेशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ टाइम कम है तो इसलिए पूरा तो नहीं लिखा जाएगा, तो एक बता रहा हूँ। अब आप पॉइंट कैसे उठाएंगे। वैश्वीकरण ने क्या दिया है भारत को? इसने दिया है कि आप गरीबी का, बहुत पहले भारत में क्या थी, गरीबी थी। गरीबी से उबारने में वैश्वीकरण ने बहुत मदद की है, क्योंकि गरीबी से कंपनीज आई है, फैक्ट्री आई है, तो इससे लोगों को रोजगार मिला है, गरीबी से उबारने में हुई है। भुखमरी से दूर किया है। जैसे अब क्या हुआ कि भारत में नई नई टेक्नोलॉजी आई, जो कृषि में आई, एग्रीकल्चर में, इसने योगदान दिया। ये बहुत सारे जो रिसर्च आए उन्होंने क्या, प्रोडक्शन अब बढ़ना शुरू हो गया, तो इसलिए जो भुखमरी थी उसमें कमी आई, वो बहुत हुआ। और वैश्वीकरण ने भारत को एक हब के रूप में बनाया, यानी कि आईटी हब के रूप में। आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि भारत में के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अमेरिका की या यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चौथे नंबर पर इंडिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारत को ये फायदे हुए हैं। और इसके अलावा भारत में जो रहा कि यहाँ की जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, वो विदेशों में जाके मिला है। आप मतलब भारत ने विदेश को क्या दिया है, अपनी संस्कृति बताई है। ठीक है, संस्कृति के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद भारत ने दिया है, योग दिया है। योग के बारे में आप पूरी दुनिया देखते हैं योग कर रहे हैं। भारत ने सहनशीलता का सहनशीलता बताई है कि आपको सहनशील कैसे रहना है, मिलजुल कर कैसे रहना है, सभी जातियां सभी धर्म मिलकर कैसे
सांप्रदायिक सौहार्द, हालांकि अब कुछ बिगड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत चल होता है, बाकी गवर्नमेंट बहुत ध्यान रख रही है इसका। सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में भारत ने बताया है। जबकि आप बताओगे कि यूरोप में क्या हुआ कि दो छोटे छोटे टुकड़ों में एक देश बन गए, दो नस्लें, दो जातियां एक साथ नहीं रह पाई वहां, लेकिन भारत में ये हजारों साल से रह रही है और अब भी लगातार रहती आ रही है। सबसे बड़े लोकतंत्र का एक मॉडल भारत ने दिया है। तो ऐसे ऐसे ये पॉइंट आप लोगे और बताओगे वैश्वीकरण का क्या है। ठीक है, ये तो हो गया एक दूसरे ने क्या दिया है। ठीक है, अब वैश्वीकरण ने क्या नुकसान भारत को किया है ये बीच में आप बताओगे। और एक चीज और बीच में रोक के बताता हूँ, जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप 150 शब्द के आसपास लिखेंगे, ठीक है, 150, और बीच में आप लगभग जो मेन बॉडी होगी इसमें आप 500 के करीब, अगर वैश्वीकरण वाला निबंध लिख रहे हैं ना, ये लिखोगे 500 के करीब आप इसमें शब्द लिखोगे। और तो कितना हुआ ये 650, तो आप क्या करोगे 100 शब्द के आसपास इसका कंक्लूड करोगे, इसे लास्ट लिखोगे। ठीक है, जो भी कंक्लूजन दोगे वो 100 शब्द के आसपास वैश्वीकरण वाले में। हाँ सके कुछ है जैसे महिला सशक्तिकरण, इसमें आप 150 भी कर सकते हैं कंक्लूजन यहाँ, लेकिन मैं अभी हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण ने ये सारी चीजें दी है। देखिए आपके निबंध में मौलिकता होनी चाहिए, आपकी अपनी खुद की सोच होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो निबंध लिखा है वो कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है, वैश्वीकरण निबंध पढ़ लिया उन्होंने, भारत से क्या रिलेशन है, भारत का इसमें क्या योगदान है, भारत ने विश्व को क्या दिया, वैश्वीकरण ने भारत को क्या दिया, तो ये सारी चीज दी है। यहाँ बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं, मैंने छोटी बताई है, यहाँ परिवहन जोड़ सकते हैं। ठीक है, परिवहन दिया है विश्वीकरण ने। वैश्वीकरण का नया एग्जाम्पल देख सकते हैं, बुलेट ट्रेन, आप जापान के शहर से चलाने चाहते हैं, बुलेट ट्रेन का वैश्वीकरण की देन है। तो ये सारी चीज बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा नहीं कर देख सकते हैं ना। तो इंडिया ने क्या क्या दिया है, बहुत सारे दिया है, सॉफ्टवेयर हब दिया है हमने, सांस्कृतिक कल्चर दिया, हमने एक मॉडल दिया, दुनिया को बताया है कि हम कैसे एक साथ सब लोग, अलग अलग नस्लों के लोग एक साथ रह सकते हैं, जातियों के लोग अलग रह सकते हैं। हमने योग दिया, सांस्कृतिक पहचान दिया, प्रकृति पूजा दी है। ये इतनी चीज भारत ने विश्व को दिया है, यानी कि अलग अलग वैश्वीकरण का मतलब अलग अलग देशों को। तो ये बताओगे, फिर आप नेक्स्ट पैरा शुरू करोगे, नेक्स्ट पैरे में आप वैश्वीकरण के प्रभाव बताओगे क्या क्या करेंगे। पर्यावरण समस्या सबसे बड़ी वैश्वीकरण ने दी है। पूंजीवाद की समस्या, मानवीय जो संवेदनशीलता है वो कम हो गई। पहले एक साथ बैठते थे, आपस में एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। वैश्वीकरण ने आपको टीवी दिया है, टीवी ने आपके रिश्ते छीन लिए। गांव में आपने देखा होगा पहले लोग इकट्ठे बैठते थे, सारे बैठते थे वहां, सब एक दूसरे के सामने टाइम दुख सुख बताते थे। अब तो एक घर में ही सब रूम में अलग अलग टीवी लगे हुए हैं, आप अपने में व्यस्त है, आपके पास संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल आ गया, अब अपने आप में हजारों की भीड़ बैठी है लेकिन वो अकेले हैं। ये शेरो शायरी थी कुछ, मैं भूल गया कोटेशन, तो ऐसा कुछ है, आप सर्च कर लेना नेट से, वो अकेले बैठे हैं वहां, क्योंकि वो अपने आप को मोबाइल में खोए हुए हैं। तो ये सारी चीज आपकी अपनी अंदर से निकल रही है। आप जब अपना देंगे एग्जामिनर को, कुछ दिखाएंगे कि मैं यो हूं, तो आपको तब नंबर मिलेंगे 30, हो सके आपको 30 से 35 भी मिल जाए आउट ऑफ 40, इतने नंबर मिल जाए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये आपका अपना सोच है, बुकिश नॉलेज नहीं है। अगर आप किसी बुक से रटते हैं और आंसर लिख देते हैं या उठा कर रख देंगे, तो उसकी लैंग्वेज एकदम पहचान लेगा एग्जामिनर, और एग्जामिनर जो होता है उसने बहुत सारी बुक पढ़ी हुई भी होती है। ठीक है, ऐसा मत कर देना, जो कुछ लोगों ने वैश्वीकरण पर लिखा है तो वो उसने पूरा का पूरा वैश्वीकरण पर लिख दिया, क्योंकि किसी बुक से उठाया है, ठीक है, वहां से उठाया और छाप दिया। आप ऐसी अपनी मौलिकता लिखना, नंबर तभी होंगे, सिलेक्शन तभी होगा। मैं बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके हम वैश्वीकरण और भारत जब आया है तो इसका आंसर, आप इनका रिलेशन भी तो बताओगे ना, आप इन्हें बैलेंस करके चलोगे। तो ऐसा करना, अगर वैश्वीकरण के प्रभाव होता वो अलग आंसर होता, या केवल वैश्वीकरण होता तो उसका आंसर अलग होता। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। आपका जो कंक्लूजन होगा, अभी आपने देख लिया कि ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है कैसे देना है, कोई कोटेशन देख सकते हैं, कोई कहानी दे सकते हैं, मेन बॉडी में मैंने बताया अभी कि ये सब कुछ लिखना है। अब कंक्लूजन क्या होगा, देखिए कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी जो भी थिंकिंग है, जो जैसा मॉडल आपने ऐसे लिखा होगा उसके आधार पर कंक्लूड करोगे, उसका निष्कर्ष लिखोगे।
वो हमेशा पॉजिटिव हो। ऐसा मत कर देना कि नेगेटिव लिख दो, और अपने ऐसे में कभी भी ऐसा मत कर दियो कि तुम आप सरकार की बुराई करो, गवर्नमेंट की बुराई करो, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत कर दियो। या आप मोदी की या फिर गवर्नमेंट की या किसी मंत्री की तारीफ ही कर दो। किसी साइड नहीं जाना, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, किसी पार्टी में नहीं जाना, तो ऐसा कुछ मत लिखना। तो इस तरीके से आपको निबंध सोचना है। ये एक थोड़ा सा बताया था, हो सके आपकी समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने एक लिया है, अगर सारे बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये है महिला सशक्तिकरण एक सपना, तो इसे आप समझना है। इस लोगों ने लिखा है कि केवल महिला सशक्तिकरण कर दिया। इसमें एक पूछा क्वेश्चन समझ लो ना क्या है, कि इसका मतलब ये होगा कि जो महिला सशक्तिकरण जो अभी दिखाई दे रहा है, जो गवर्नमेंट बता रही है कि महिलाएं सशक्त हो रही है, जो अभी सरकारें बता रही है महिला सशक्ति हो रही है, क्या ये रियल में हो रहा है या एक सपना है? आपको इसका विश्लेषण करना है, इसके बारे में आपको बताना है। ऐसा मत कर देना केवल महिला सशक्तिकरण। बहुत 3-4 लोगों ने लिखा केवल महिला सशक्तिकरण ही लिख दिया पूरा। वो बता रहे कि महिला ऐसे करती है, महिला वैसे करती है, ये करती है, वो करती है। अरे तो सशक्तिकरण नहीं पूछा आपसे ना, एक सपना। इसमें आपके विचार पूछे हैं कि महिला जो सशक्तिकरण का दावा सरकार कर रही है, आप जो लोग कह रहे हैं, जो और बहुत सारी चीज कह रहे हैं कि महिला सच में ही ये सशक्तिकरण है या ये एक सपना है, क्या हुआ है सशक्तिकरण? आपसे ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्या पॉइंट है, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या क्या है, 3-4 आपको योजनाएं भी डालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के प्रयास क्या क्या है, लेकिन समाज इसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको देना है। महिला सशक्तिकरण, कुछ सशक्त महिला है उनका आप एग्जाम्पल दोगे, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका एग्जाम्पल दोगे। और बहुत सारी है, बबीता फोगाट दोगे जो आगे बढ़ चुकी है, उनके एग्जाम्पल दोगे। लेकिन उसके साथ साथ ही आप जो गवर्नमेंट की अभी जो रिपोर्ट आई है महिलाओं के खिलाफ, जो खिलाफ जो क्राइम बढ़े हैं, आप उनकी भी रिपोर्ट दोगे, तो वो भी बताओगे। लेकिन ये एक सपना सा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें ये प्रयास कर रही है, आप पॉजिटिव की ओर जाओगे, ठीक है। ये किसी बुक का नहीं है, बुक की नॉलेज बिल्कुल एक साइड रखना, वहां से आप उसे पढ़ो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ो, आपको एक आइडिया आएगा, ठीक है, आपका एक बेस बनेगा। तो ऐसा आपको करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये है कि एक जो गद्यांश आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उसका आपको शीर्षक देना है, और मूल जो पैराग्राफ है उसकी 1/3 शब्द संख्या के हिसाब से सारांश लिखना है। देखिए लास्ट में एक पैरा है, उसमें आपको सार लिखना है, यहाँ सारांश लिखना है। ये सारांश और सार होता है, इसे असल में संक्षेप ही होता है, यानी कि छोटा करना। सार में क्या होता है, मैंने अपने चैनल पर संक्षेपण की वीडियो बनाई है, ठीक है, कुछ बहुत कोशिश की है अच्छी बनाने की, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, एग्जाम्पल दिए हैं बहुत। अब वो वीडियो एक बार जरूर देख ले। हिंदी में 3 शब्द होते हैं, एक संक्षेपण, सार, सारांश। इस पे भी एक वीडियो बनेगी, बनानी पड़ेगी। तो संक्षेपण तो मैंने उस वीडियो में बता दिया कि क्या होता है। यहाँ देख ले सार और सारांश में अंतर क्या होता है। देखिए कोई भी चीज अगर हम छोटी करते हैं, संक्षेप करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो इस पैरा पूरी, जैसे ही पैरा आपके सामने है, इस पैरे का जो पूरा भाव है ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, मुझे मैं छोटे में बता दूं, ठीक है। जैसे मान लो आप कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, वहां कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो आप जाओगे कि मैं रास्ते वहां से इधर जा रहा था, कि रास्ते में 2 लोग लड़ रहे थे, एक आदमी ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, फिर उसके जानने वाले आगे, इसके जानने वाले आगे, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, तो उस पुलिस दोनों को लेगी, दोनों के चालान हुए, दोनों का ये हुआ, ये अपने कथा कहानी पूरी पूरी बता दी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मान लो आपकी ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन आप इसे संक्षेप में कैसे लिखोगे? तुम आओगे कि मैं रास्ते से आ रहा, 2 लोग लड़ रहे थे, बात खत्म। तो मेन तो यही है ना, छोटा आपको डिटेल थोड़ा ही पूछा है, आपको संक्षेप में पूछा है, तो 2 लोग लड़ रहे थे, बस भीड़ थी, बात खत्म। तो इसे बोलते हैं संक्षेप। बात एक ही है, भाव वही है, शीर्षक अगर दोनों का तुम लिखोगे, दो के जो पूरा लिखा है कितने लड़ रहे थे, और तुमने कहा कि लड़ रहे थे, इसका शीर्षक क्या होगा? शीर्षक दोनों का लड़ाई ही होगा ना, मेन मुद्दा तो लड़ाई है। तो ऐसे ही यहाँ पैराग्राफ का होगा, और शीर्षक हमेशा पहले आप इसे शॉर्ट कर लोगे, सारांश लिख लोगे या संक्षेप कर लोगे, शीर्षक बाद में लिखना है, ठीक है, आपको जगह छोड़ देनी है इतने। शीर्षक आपको बाद में लिखना है, क्योंकि दोनों के जो शीर्षक होगा वो दोनों का समर्थन करना चाहिए।
मूल पैरा का भी और जो संक्षेप या सारांश है उसका भी। सार और सारांश का थोड़ा अंतर देख लें। सारांश में क्या होता है कि जो मूल भाव पैरे का होता है वो क्रम वाइज होता है, जैसे दिया रहता है पैराग्राफ में ऐसे ही आपको क्रम से लिखना होता है। ठीक है। सारांश में क्या होता है कि आप पूरा पैरा पढ़ोगे अच्छी तरह से, उसे समझ लोगे, अपने में समाहित कर लोगे, उसके बाद आप उसे सारांश करोगे, छोटा करोगे। उसमें मूल भाव आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सारांश ऐसा है, सारांश और सार में अंतर। ये काफी लोगों ने लिखा है और बाकी इतना नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो रहा है इसमें जो शीर्षक है वो ज्यादातर लोगों का गलत रहा है। इसमें शीर्षक जो होगा शिक्षा और बेरोजगारी होगा। ठीक है, पहला ही है यही, इसका दोनों का शीर्षक होगा, इतना आप ध्यान रखना। बाकी बहुत लोगों ने कोशिश की है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। आप अगर थोड़ी और कोशिश करेंगे, देखिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है ग्रामर। मैंने पिछली वीडियो में जब पहली वीडियो बनाई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरे एग्जाम में सबसे टफ पार्ट पड़ेगा ग्रामर का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे आसान पार्ट पड़ेगा ग्रामर का। आपके आज के पेपर में जिन लोगों ने सॉल्व किया है, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आधा आधा किया है, उन्होंने ग्रामर ही छोड़ दी। सब किया है, ज्यादातर लोगों ने ग्रामर छोड़ दी। मैं बता रहा हूं कुछ लोगों ने पूरा पेपर भी सॉल्व किया है, तो उन्होंने ग्रामर ही छोड़ दी। अब बताओ फिर प्रॉब्लम क्या है? उनकी ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों के कॉल आई है कि ये ग्रामर है जो ये बुक में तो है नहीं, ये आई कहां से है? अभी मैं बताऊंगा कौन सी ग्रामर कहां से आई है। ये हालांकि बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग भी पता नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अगर वो आपको सलाह दे रहे हैं केवल कि आप केवल ग्रामर की कुछ किताब के भरोसे रहें और प्रैक्टिस ना करें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करें, कोशिश करें क्वेश्चन आया कहां से। ठीक है। इसमें सॉरी मैं वो भूल गया, मैं पिछले वाला जो था सारांश लिखना था, उसमें कम से कम 20 नंबर है। तो आप मान के चलना कि आप उसमें 15 नंबर को लाएं या 12-13 के आसपास पहुंचे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और हिंदी में ही आपको डिपेंड रहना है तो इतने 15 तो लाने ही पड़ेंगे। अगर एवरेज है तो आपके 12-13 के करीब तो नंबर रहने ही चाहिए दोनों को मिलाकर। अब इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है कि मेरे द्वारा किताब लिखी जाती है। मैं कौन सा वाच्य? वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। आप देखते हैं कि वाच्य मैंने पढ़ाए थे अपनी, जो मैंने ग्रामर थोड़ी बताई थी, हालांकि मैं इसमें पढ़ाऊंगा। वाच्य का मतलब होता है कि किस चीज की प्रधानता है, मेन कौन है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है या कर्ता है, सब्जेक्ट है। यानी कि जो भी इनमें मेन होगा वही वाच्य यहाँ लिखा जाएगा। आपको पढ़ने से लग गया होगा कि मेरे द्वारा किताब लिखी गई, कि कौन सा वाच्य है। काफी लोगों ने आंसर भी लिखे हैं, देखे हैं। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये है, तो इसमें से कम आपको थोड़ा, क्योंकि ये आसान पार्ट है, हर बुक में मिलेगा, तो यहाँ आपको 4 करने चाहिए। ठीक है। अब है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्व सर्गों से कीजिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए पूर्व सर्ग है क्या। ये असल में ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट लोग हिंदी में ढूंढ रहे हैं। ये इंग्लिश वाला ये प्रीवियस ईयर का है, इंग्लिश में टाइप करने के बाद ग्रामर हिंदी में ट्रांसलेट कर दी। ये शायद किसी कोई कोचिंग वाले समझ ही नहीं पाए। ये हम भी 10-12 सॉरी 5-6 लोग इकट्ठे थे, तो हम सोच रहे थे कि सब, बहुत सारे लोगों को कॉल आई थी, ये पार्ट आया कहाँ से? ये इंग्लिश वाला ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इनमें भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे देखते हैं कि राम ने पेड़, क्या बीच में क्या आएगा? पत्ता तोड़ा। ठीक है, आप समझ गए होंगे पत्ता क्या हो। पेड़ का पत्ता तोड़ा, पेड़ से पत्ता तोड़ा, पेड़ में पत्ता तोड़ा, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ भी आपको कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चा आया है वाक्य में कौन सा काल है? ये आपको बताना है, सारे बहुत ध्यान से बताना है। बहुत लोगों के ये गलत है, तो उन लोगों ने पूछा भी है कि इसका आप बताकर चले। तो इस वाले का मैं बता देता हूं।
बाकी तो देखो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे बच्चा आया है, इसमें कौन सा काल है, और आगे है रामू खाना खा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है। बच्चा आया है इसे कहेंगे आसन्न भूत, ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद रामू खाना खा रहा है इसे कहेंगे अपूर्ण भूत, खा रहा था। भूत का मतलब पास्ट, जो बीत गया। बच्चा आया है ये भी आसन्न भूत हो, जो अभी अभी हुआ है। तो आगे है संदिग्ध भूत काल के वाक्य का उदाहरण दीजिए। संदिग्ध भूत काल यानी कि जो फ्यूचर में आएगा या होगा नहीं होगा। तो संदिग्ध का मतलब है आपको क्लियर नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मोहन आया होगा या मोहन गया होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब है अब बच्चा रोता होगा, वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, ये लगभग सभी ने सही किया है। अगला है यह शायद आज रामू आएगा, वाक्य में कौन सा काल है। ये भविष्य काल है। ठीक है, ये 4 गलत थे जो मैंने बता दी, बाकी तो आप खुद देख लेना। यहाँ भी आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आपको लाने चाहिए, सॉरी 4 नंबर। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। ये भी पूरा इंग्लिश का ट्रांसलेट है। आप हिंदी में अगर ढूंढ रहे हैं तो किसी एक बुक में, जैसे प्रोफेसर शायद नौशाद नाम था उनका, उनकी बुक ये जामिया के हैं, उनकी बुक में शायद है, लेकिन वो मार्केट में यहाँ तो नहीं मिलेगी। वो मैंने दिल्ली डीयू की लाइब्रेरी से पढ़ी थी, वहां देखा था। तो ये भी वही है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठ में दिए निर्देशानुसार सरल व संयुक्त मिश्र वाक्य बदलिए। तो यहाँ भी आपके कम से कम 3 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। थोड़ा टफ पड़ता है तो 3 नंबर आपके होने चाहिए। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में किस प्रकार की त्रुटि है। ये बिल्कुल आसान है, यहाँ तो 5 के 5 ही होने चाहिए, बल्कि लेकिन क्योंकि 4 तो आप ले ही आए। ये आपका प्लान होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसे नहीं कहना कि आप या फिर हम हवा में उड़ा रहा हूं मैं आपको। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में प्रासंगिक वाक्यांश छांटिए। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, प्रासंगिक वाक्यांश छांटिए। मेन जो वाक्य है वो वाक्यांश है, जो वाक्य का भाग होता है उसे वाक्यांश बोलते हैं। तो मेन है वो आपको छांटना है। यहाँ भी कम से कम आपके 4 होना चाहिए, आसान है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने आज रमेश को आम दिए थे, में आम क्या है। ठीक है, आप सीधा सीधा सब बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ग्रामर है। तो आम बता सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपके 4 होने चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आप सब जानते हैं, बहुत आसान है। आम में कौन सा लिंग है, सब जानते हैं। वान मान प्रत्यान शब्दों में कौन सा लिंग है, देख सकते हैं। यहाँ भी आपके, क्योंकि ये आसान है तो यहाँ आपके 4 होने चाहिए। तो अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल में क्या है, एक वचन या बहुवचन आपको पता होना चाहिए, सभी हिंदी पढ़ी होगी ग्रामर। तो यहाँ ये थोड़ा टफ पार्ट है, तो यहाँ आप 3 ले आओ तो अच्छी बात है। तो इतना आपका होना चाहिए। मैंने बोला नहीं था कि ग्रामर का सबसे टफ पार्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल लिखना है ना। और बहुत सारे लोगों के जो वर्तनी की गलती हो रही है, उनकी मात्राएं इधर उधर लग रही, तो ऐसा मत करें, मात्राएं थोड़ी सही कर लें। आगे देखते हैं। अब ये है कि निम्नलिखित हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, काफी लोगों ने ये कोशिश की है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो आप इसी प्रैक्टिस करना, मैंने बुक भी बताई थी, किसी बुक से लेकर 2-4 बार इसे प्रैक्टिस कर ले। और ट्रांसलेशन के लिए आपको इंग्लिश में भी यूज रहेगा, सेंटेंस और वॉइस बहुत अच्छे से तैयार कर ले। तो वॉइस का मतलब वही वाच्य होता है हिंदी में, इन्हें अगर तैयार कर लेंगे और वोकेबलरी आपकी ठीक ठाक है तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ये काफी लोगों ने ठीक भी किया है, ऐसा नहीं है कि ना किया हो। तो आगे देखते हैं, यहाँ ये 20 नंबर का है। ठीक है, इसमें मान लो कि आपके नंबर अगर कुछ ज्यादा भी कटेंगे तो आपको 10 से 12 के बीच होना चाहिए। चलो, आपके 12 नंबर यहाँ लाने ही चाहिए आपको। अगला है कार्यालय आदेश की विशेषता स्पष्ट करते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। कार्यालय आदेश के बारे में मैंने बिल्कुल क्लियर दिया है, वीडियो भी दी हुई है, आप वहां से कार्यालय आदेश लिखें और उसका एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण यहाँ प्रोफॉर्मा नहीं देना है आपको, प्रारूप नहीं देना है। उदाहरण में और प्रारूप में परिवर्तन, वो प्रॉब्लम होती, वो सॉरी अलग अलग होता है, तो आपको देखना।
अगला है अधिसूचना और परिपत्र में अंतर बताते हुए परिपत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये लेटर राइटिंग के शब्द हैं। जो लेटर राइटिंग आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में कुछ बहुत सारे लेटर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ की प्रॉब्लम हो गई है, वो शो नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्राइवेट हो गई। ये 30 नंबर का है सारा ना, यहाँ प्रारूप है, ध्यान रखना प्रारूप आपको बताना है अधिसूचना और परिपत्र में। तो इनमें बहुत सारे मेन है। अधिसूचना तो आप देखते ही हैं कि सरकार के हिसाब से होता है, जो सरकार की सूचना होती है जो गजट में प्रस्तुत की जाती है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा की नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, स्थानांतरण होता है, इनसे संबंधित होती है, ये प्रकाशित होती है। ठीक है, और परिपत्र में क्या होता है कि ये एक प्रकार की सूचना ही होती है। ये भी जो भी कार्यालय होता है अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए जारी करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, जबकि ये गजट में पत्र प्रकाशित ना होकर सामान्य होता है जो पत्रों का आना जाना, तो गंतव्य जो गतिशीलता रहती है वो रहता है। और अधिसूचना क्या होती है कि किसी विभाग से संबंधित नहीं होती, विभागों से ज्यादा संबंध नहीं होती, यानी कि किसी विभाग से तो होती है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे विभागों से होती है। परिपत्र अलग अलग विभागों से संबंधित होता है, ये आपको मैंने बता दिया है, देख लेना। बाकी तो जो लाइव क्लासेस होगी, डेमो सॉरी क्रैश कोर्स होगा, उसमें सारे पत्र कराने पड़ेंगे, सारे ही कराए जाएंगे। ठीक है, आगे ये पैराग्राफ दिया रहता है पूरा, आप इसे ना ये अच्छे आपने इन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और जो अंडरलाइन है उनके भी आप समझ गए होंगे। इसका पूरा पार्ट जो ये पैराग्राफ जो मैंने परिपत्र दिए हैं, ये पत्र दिए हैं, तो इनमें 30 में से कम आपके 20 नंबर तो या 25 के आसपास तो होने ही चाहिए। ठीक है, इनमें आप 25 नंबर बहुत आराम से ला सकते हैं दोनों में, तो इन्हें बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि ये आपकी मेरिट ना सॉरी आपका जो नंबर लेवल है ना बहुत ऊपर ले जाएंगे। कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये पैरा है 7 नंबर, इनमें क्या होता है कि कोई कंफर्म नहीं होता है कि आप कैसे कितना भी अच्छा करोगे, एग्जामिनर को चांस रहते हैं नंबर काटने के इसमें ना, एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि बहुत हाई लेवल तक के नंबर पहुंचे। तो बाकी वो सिलेक्शन ऐसा नहीं कि आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम करता है, सिलेक्शन तो चाहता है एग्जामिनर भी आपका अच्छा करें, आपका सिलेक्शन हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आपके कोई पूरे ही 99% नंबर लाए। चलिए, इसे पहले तो आपने ये पैरा आपने पढ़ लिया होगा। अब ये पूरा पैराग्राफ है, तो इसमें पहला है गद्यांश के जो रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिए। जो रेखांकित शब्द है इनका आप अर्थ लिख लेंगे। काफी लोगों ने ये लगभग सभी 5 के 5 शब्दों का अर्थ बहुत सही लिखा है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसका फिर वही सार है, आपको एक में लिखना है, एक पैराग्राफ में, और इसका यहाँ सार लिख देना है। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 42 मिनट की हो गई, 42 मिनट्स। तो ये मैंने हो सके आपको ऐसे और जो समझाया आपकी समझ में आया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप शायद वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। जो लोग हमारा क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, हम इसमें जो काफ़ी पेपर्स देंगे आपको, इसकी सारी डिटेल जो पहले नंबर दिए हैं आप उस पर कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।